नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज़ की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं आपके लिए। अब जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी आती हो, उन सभी की तैयारी के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए लगे रहो तैयारी में और शेयर कर दो सेशन को। चलिए, अब आराम बहुत हो गया है, अब पढ़ लेते हैं। इतना आराम बहुत है, जल्दी से शेयर कर दो भाई। इतने हम विचार पढ़ लेते हैं। जो मुश्किलों से गुजर रहे हो तो हौसला रखो, यह मुश्किलें एक दिन बड़ा सुख देंगी। आप जिन मुश्किलों से गुजर रहे हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मुश्किलें आपको एक दिन बहुत बड़ा सुख देंगी। जो आज मुश्किलों से गुजर रहे हैं उनका कल निश्चित ही अच्छा होगा, और जो आज भैया मज़े में हैं उन्हें कल खुद ही पता होगा कैसा होगा। चलिए, तो ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ नुकसानदायक है, इसलिए प्रश्न पे चलते हैं। वैसे आप खुद ही समझदार हैं, समझ तो गए ही होंगे। प्रश्न है हमारा, मधुर शब्द का सटीक विलोम है। शब्द दिया हुआ है मधुर, और मधुर शब्द के सटीक विलोम हमसे पूछा है। क्या है? लवण है, ललित है, कूट है या कटु है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? लवण नहीं होगा भाई, ललित भी नहीं होगा। विलोम पूछा है हमसे, ध्यान देना है। मधुर का विलोम पूछा है, कटु होगा। ठीक है, मधुर का मतलब मीठा और कटु का मतलब कड़वा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, तुणीर शब्द का समानार्थी शब्द है। शब्द दिया हुआ है तुणीर, ठीक है। इसका हमें समानार्थी शब्द बताना है। क्या होगा? असंग होगा, निसंग होगा, उत्संग होगा या निःसंग होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तुणीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? अच्छा प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? हमसे समानार्थी पूछा, यहाँ पे विलोम नहीं पूछा। समानार्थी के लिए हमें ये देखना होगा कि जो शब्द दिया है ये इसका मतलब भी आपको नहीं पता होगा, तो इसका पहले अर्थ जान लेते हैं। तुणीर किसे कहते हैं? तलवार को कहते हैं तुणीर, ठीक है। और निशंग भी तलवार को कहते हैं, तो इसका समानार्थी है ये तुणीर और निशंग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया ये हमें बताना है। अमीर खुसरो ने, ईसा अल्लाह खां ने, शदल मिस्र ने या लल्लू लाल ने। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और जाने कितनी ही बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। रिवाइज करते रहिए भाई, रिवाइज करने में कोई बुराई नहीं है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना रिवीजन करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज़ आती नहीं है, आपको ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन क्या होता है, बहुत दिन तक हम किसी चीज़ का रिवाइज नहीं करते तो माइंड से निकल जाती हैं चीज़ें। इसलिए हमें रिवाइज करते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि वो चीज़ें हमें याद रहें। सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने, ठीक है, याद रखना है हमें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था।
प्रश्न है, हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? हरिगीतिका छंद दिया हुआ है और पूछा है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। 30 होती हैं, 28 होती हैं, 26 होती हैं या 24 होती हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरिगीतिका छंद, जिस भी एग्ज़ाम में छंद पूछे जाते होंगे, ये प्रश्न बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, उन एग्ज़ामों में जिनमें छंद पूछे जाते हैं। चलिए आंसर दीजिएगा जल्दी से। हरिगीतिका छंद, इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरणों वाला एक सम मात्रिक छंद होता है। ठीक है, कई बार ये भी पूछा गया है कैसा छंद है, तो ये सम मात्रिक छंद है भाई। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 और 12 के बाद विराम होता है। ठीक है, 16 और 12 के बाद विराम होता है। और कितनी हो गई? 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। कितनी बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राओं के बाद यति होती है, तो याद रखना है 16 और 12 मात्राओं पर। ठीक है, 28 होते हैं पूरे, 28 मात्राएं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अंडे से उत्पन्न होने वाला। अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा? पक्षी होगा, अंडज होगा, पिंडज होगा या स्वदेज होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द। प्रश्न अच्छा है और महत्वपूर्ण भी है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत आसान है, अंडज। ठीक है, अंडज उसे कहते हैं जो अंडे से उत्पन्न हुआ हो। पक्षी उसे कहते हैं जिसके पंख हों। पंख वाले किसी भी जंतु को पक्षी कहते हैं, या उड़ने वाले किसी भी जंतु को पक्षी कहते हैं, क्योंकि उड़ने वाला भी वही होगा जिसके पंख होंगे। ठीक है, पिंडज उसे कहते हैं जैसे कोई ठोस वस्तु या कोई छोटा गोलाकार खंड हो, जैसे नेत्र। नेत्र को भी आप पिंडज कह सकते हैं। गोल है ये और ठोस है। ठीक है, उसे पिंडज कहते हैं। और स्वदेज स्वयं से उत्पन्न हुए को कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, भिन्न विकल्प को चुनिए। भिन्न विकल्प हमें चुनना है इसमें से। कैसा भिन्न विकल्प? तावा, कांसा, सोना या चांदी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इन सब में कौन सा भिन्न है? तावा भिन्न है क्या? कांसा भिन्न है क्या? सोना भिन्न है क्या? चांदी भिन्न है? आंसर दीजिएगा भाई, अच्छा प्रश्न है ये भी। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? भिन्न पूछा है हमसे। सोना क्या होता है? चांदी क्या होती है? क्या चांदी मिश्र धातु है? नहीं। क्या सोना मिश्र धातु है? नहीं। क्या तांबा मिश्र धातु है? नहीं। लेकिन बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कांसा जो है वो एक मिश्र धातु है। ठीक है, कांसा मिश्र धातु है। तांबा, सोना और चांदी ये मिश्र धातु नहीं है, इसलिए इसमें भिन्न जो है वो कांसा है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, अनुज्ञा शब्द का समानार्थ शब्द चुनिए। अनुज्ञा शब्द दिया हुआ है और इसका समानार्थक शब्द आपको बताना है, क्या होगा? अजा होगा, अवज्ञा होगा, प्रज्ञा होगा या अनुमति होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अनुज्ञा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? याद रखिएगा, समानार्थी पूछा है, विलोम नहीं पूछा है हमसे, समानार्थी। ठीक है, जल्दी ही आपके लिए डिटेल वीडियो आने वाली है। सारे टॉपिक्स की एक एक डिटेल वीडियो। जो छोटे टॉपिक्स हैं वो एक वीडियो में हो जाएंगे, जो नहीं हो पाएंगे उनके लिए भाई दो भी होनी पड़ेंगी, लेकिन आपके लिए डिटेल में वीडियो जल्दी ही आने वाली है। तो बने रहिए और सेशन को शेयर भी करते रहिए। चलिए
अनुज्ञा शब्द का समानार्थी क्या है भाई? अजा नहीं है, अजा तो प्रकृति को कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। अजा प्रकृति को कहते हैं, अवज्ञा अनादर को कहते हैं, प्रज्ञा बुद्धि को कहते हैं, लेकिन अनुज्ञा अनुमति या स्वीकृति को कहते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये हमें बताना है। पुल्लिंग शब्द शिक्षा है, मुर्गी है, हवा है या दही है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सा पुल्लिंग शब्द है। अच्छा प्रश्न है और सभी को पता होना चाहिए क्योंकि आसान भी है और मैंने कितनी बार करवाए भी हैं ऐसे प्रश्न, इनमें तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। शिक्षा क्या है? शिक्षा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो इसको हम क्या करेंगे, एक वाक्य में लिख के देखेंगे, ठीक है, एक क्रिया के साथ जोड़ेंगे। कैसे? शिक्षा मिलती है या मिलता है? शिक्षा मिलती है, शिक्षा प्राप्त की जाती है, ठीक है, जाती है, जाता है नहीं है, तो ये स्त्रीलिंग है। मुर्गी अंडे देती है भाई, देता नहीं है, तो मुर्गी भी स्त्रीलिंग है। हवा चलती है, हवा भी स्त्रीलिंग है। दही, दही क्या है? दही पुल्लिंग है क्योंकि दही जमाते हैं, दही खाते हैं, खाती नहीं है, तो दही हमारी पुल्लिंग है। याद रखिएगा ये अपवाद में आती है लेकिन है पुल्लिंग। लेकिन यदि संस्कृत में पूछे दही को तो नपुंसकलिंग होती है, ठीक है, पुल्लिंग नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि संस्कृत में लिंग 3 होते हैं और हिंदी में 2 होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जिसकी बराबरी का दूसरा ना हो वो क्या कहलाता है? जिसकी बराबरी का दूसरा ना हो कहलाता है, क्या कहलाता है ये हमें बताना है। अद्वितीय कहलाता है, अनोखा कहलाता है, अभूतपूर्व कहलाता है या अनुपम कहलाता है। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आंसर देने में, थोड़ा धैर्य के साथ देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चारों ऑप्शन पढ़ते ही नहीं हैं, पहले या दूसरे ऑप्शन को पढ़ के ही बड़े तीव्रता से आंसर दे देते हैं, लेकिन क्या होता है कि नीचे और भी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है हमें, तो हमारा गलत हो जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, पहले सावधानी के साथ प्रश्न को पढ़ना है और फिर ऑप्शंस को भी सभी को पढ़ना है, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब आंसर ले लेते हैं। जिसकी बराबरी का दूसरा ना हो, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, अद्वितीय, ठीक है। अनुपम किसे कहते हैं? उपमा रहित, जिसकी उपमा न की जा सके किसी से, उसे उपमा रहित कहते हैं, ठीक है, अनुपम। अभूतपूर्व किसे कहते हैं? जो पहले ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं, और अद्भुत को अनोखा कहते हैं, ठीक है, जो अद्भुत हो, मतलब खूबसूरत भी कह सकते हैं। अनोखा शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन जिसकी बराबरी को दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा शुद्ध कहलाती है? व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से ये हमें बताना है। साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणीय भाषा या मानक भाषा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही है। शुद्ध भाषा कौन सी कहलाती है? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। साहित्यिक भाषा नहीं होती है, प्रांजल भाषा नहीं होती है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, मानक भाषा। मानक भाषा जो होती है वो बिल्कुल शुद्ध होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा,
यह जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा इनमें कौन सी है ये आपको बताना है। चपरासी, मोहन, चावल या हिमालय, कौन सा ऐसा शब्द है जो जातिवाचक भी है और पुल्लिंग भी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जातिवाचक है और पुल्लिंग है और संज्ञा भी है। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई, अच्छा प्रश्न है ये। चलिए आंसर ले लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुल्लिंग ढूंढेंगे और हमें 3 चीज़ ढूंढनी है, जातिवाचक ढूंढेंगे, संज्ञा ढूंढेंगे। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। हिमालय, चावल, मोहन, पुल्लिंग तो सभी है, चपरासी, लेकिन जातिवाचक, क्या हिमालय की जाति होती है? नहीं। यदि यहाँ पर्वत लिखा होता तो जातिवाचक होता। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, चपरासी। चपरासी जो होते हैं उनकी एक जाति होती है, तो इसलिए ये जातिवाचक, पुल्लिंग और संज्ञा तीनों में आएगा। ठीक है, चपरासी शब्द बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे क्या कहेंगे? विधवा कहेंगे, अध्यारूणा कहेंगे, अधूणा कहेंगे या परित्यागता कहेंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है भाई। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो। अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए आंसर ले लेते हैं क्या होगा। विधवा तो उसको कहते हैं जिसके पति की मृत्यु हो गई हो, उसे कहते हैं विधवा। अध्यारूण उसे कहते हैं वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, मतलब वो वहीं पर है और दूसरी शादी कर ली उसने, उसे कहते हैं अध्यारूण, अध्यारूणा। ठीक है, आप कहेंगे परित्यागता भी तो कह सकते हैं, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि परित्यागता तो तलाकशुदा स्त्री को कहते हैं। तलाकशुदा मतलब वो स्त्री उसके पास नहीं है, उसका तो तलाक हो चुका है। जब उसने दूसरी शादी की है या नहीं की है ये नहीं कह सकते, लेकिन वो तलाकशुदा है। और वह स्त्री जिसकी पति ने दूसरी शादी कर ली है वो वही है, उसके पास उसके होते हुए दूसरी शादी कर ली है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अधूणा किसे कहते हैं? अविवाहित प्रेमिका को कहते हैं अधूणा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है अमृत का पर्यायवाची है। बहुत ही आसान प्रश्न है। अमृत का पर्यायवाची आपको बताना है। सुरभोग है, सस्य है, अनंत है या शहद है? इससे आसान क्या ही कोई प्रश्न होगा भाई। आसान है बहुत, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं क्या होगा। अमृत का पर्यायवाची शहद नहीं है, अनंत नहीं है, सस्य नहीं है। पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, सुरभोग। ठीक है, सुरभोग जो है ये अमृत का पर्यायवाची है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, वर वधू परिणय पर्व पर एक दूसरे को माला पहनाते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं? जब वर वधू परिणय पर्व पर एक दूसरे को माला जो पहनाते हैं उसे क्या कहते हैं, ये पूछा है। ये गठबंधन कहते हैं, शादी कहते हैं, पाणिग्रह कहते हैं या विवाह उत्सव कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। आखिरकार ये स्थिति सबके लिए है, इसलिए सबको पता होना चाहिए। कभी कोई आपसे शुद्ध हिंदी में बात करने लग जाए। वर वधू परिणय पर्व पर एक दूसरे को माला पहनाते हैं, उसे क्या कहते हैं?
चलिए आंसर ले लेते हैं। गठबंधन नहीं कहते, गठबंधन तो फेरों के टाइम होता है, ठीक है। शादी तो शादी होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पाणी ग्रह, ठीक है। पाणी ग्रहण कहते हैं उसे जब वर वधू एक दूसरे को माला जो पहनाते हैं, ठीक है, जिसे जयमाला कहते हैं आप, उसे पाणी ग्रहण कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल का उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है। मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा उदाहरण ऐसा है जो भूतकाल का है। आसान प्रश्न है और अच्छा भी है। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। मैं जाता हूं नहीं होगा, राम घर गया था लगा हुआ है, इससे ही पता चल गया है कि भूतकाल का है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जहां हूं और है लगा हुआ है, समझो वो भूतकाल का नहीं है, ठीक है, वो वर्तमान काल की बात हो रही है। और जहाँ गे गा गी लगा है, समझो भविष्य काल की बात हो रही है। और जहाँ पे था लगा है तो समझ लो भूतकाल की बात हो रही है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, दूध का पर्याय है। दूध का पर्याय क्या होता है भाई, ये आपको बताना है। मेघ होता है, पीयूष होता है, घन होता है या पतंग होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, प्रश्न अच्छा है। दूध का पर्याय क्या है। दूध का पर्याय बताना है आपको। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। दूध, मेघ तो बादल का पर्याय होता है, घन भी बादल का पर्याय होता है, पतंग सूर्य को कहते हैं। आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है। पतंगा नहीं है यहाँ, पतंग है, तो पतंग सूर्य को कहते हैं, ठीक है। और दूध का पर्यायवाची पीयूष होता है, ठीक है। पीयूष अमृत का भी पर्यायवाची होता है और दूध अमृत के समान होता है, तो उसे पीयूष कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, चटिका का तद्भव क्या है। चटिका लिखा हुआ है और इसका तद्भव हमसे पूछा है, क्या है। चटक है, चक्र है, चींटी है, चिड़िया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चटिका का तद्भव क्या है। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। चटक किसे कहते हैं। चटक तो तद्भव शब्द है शायद। चटक चमक को कहते हैं, तत्सम है चटक। और चक्र जो है ये भी तत्सम है, चक्कर को कहते हैं चक्र। और चींटी जो है वो पीपीलिका को कहते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, चिड़िया। चटिका का तद्भव क्या होगा, चिड़िया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, स्त्री का बहुवचन बताइए। स्त्री, स्त्रियां, स्त्रियां या स्त्रियों, क्या होगा स्त्री का बहुवचन, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, स्त्रियों का बहुवचन क्या होगा। चलिए आसान प्रश्न है, टाइम लगना ही नहीं चाहिए। स्त्री है और इसका बहुवचन पूछा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्त्रियां, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। कौन सा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, ये आपको बताना है। सन 1940, सन 1943, सन 1955, सन 1958। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये प्रश्न, तो आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। तार सप्तक
यहाँ पहले दूसरे तीसरे चौथे का नहीं पूछा है, केवल तार सप्तक का प्रकाशन पूछा है, तो सन 1943। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या नहीं है ये आपको बताना है। अभ्र, जीभूत, वारिद या मरकट। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। अभ्र बादल का पर्यायवाची है भाई, जीभूत भी बादल का पर्यायवाची है और वारिद भी बादल का पर्यायवाची है। जो मरकट है ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। किसका है मरकट? तो बंदर को कहते हैं। ठीक है, कपीस को कहते हैं, बंदर को कहते हैं मरकट। चलते हैं अब। आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इतनी देर तक बने रहने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।